हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीजी क्लासेस में। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज केमिस्ट्री में जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं कि ये हमने कल धातुओं की प्रकृति हमने पढ़ ली थी। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति हमने पढ़ लिया था। अब चलिए पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातुओं का निष्कर्षण क्या है। ठीक है, निष्कर्षण पर चलते हैं। निष्कर्ष, ठीक है, चलिए। टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। चलिए, दिया है कुछ धातुएं भूपर्पटीय में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी आदि। यहाँ पर इसने बोला है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भूपर्टीय में स्वतंत्र अवस्था में क्या होती हैं, पाई जाती है, तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली, यानी सक्रियता श्रेणी की नीचे आने वाली आने वाली धातुएं क्या होती हैं, सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। ठीक है, यानी धातुओं का निष्कर्ष या जो पॉइंट है हमारा है, कहने करता है कुछ धातुएं ऐसी होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं क्या होती हैं, अपने यौगिक रूप में पाई जाती हैं, मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी के नीचे क्रम में आने पर जो धातुएं पाई जाती हैं वो क्या होती, कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी और तांबा इत्यादि। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले सक्रियता श्रेणी में आने वाले धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती है। यानी अर्थात कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, यानी जो सक्रियता श्रेणी की ऊपर, यानी ऊपर टॉप में जो धातुएं पाई जाती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जो धातुएं पाई जाती हैं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं तथा कभी कभी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। यानी ये क्या होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी जो अयस्क हैं उनका समृद्धिकरण कैसे है, ठीक है, वो देखते हैं। दिया है अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग, ठीक, यानी इट मीन्स जैसे कि अगर कोई खदान है, ठीक है, अगर कोयले की खदान की खुदाई होती है तो
उसमें से जो कोयला प्राप्त होता है और जो डायमंड्स प्राप्त होते हैं, जो डायमंड्स ऐसे सीधे आपको नहीं मिल जाते हैं कि हाँ भाई ये डायमंड है और सीधा ही आपको यहाँ पर रखा मिल जाएगा, ऐसे नहीं। कई टुकड़ों, कई पार्ट और कई मिट्टी रेतों से घिरा हुआ होता है डायमंड, ठीक है। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है पृथ्वी से निकाले गए जो अयस्क हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी तथा रेत आदि बहुत सी अशुद्ध पदार्थ, यानी सॉरी अशुद्धियों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं उनमें, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग, ठीक है। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है, यानी जो अयस्क होता है, यानी जो आपको मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे कोयले में डायमंड, तो पहले क्या किया जाता है, उस डायमंड के छोटे से पार्ट में जो रित्ती मेट अथवा जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर गैंग को हटाया जाता है। कहने का अर्थात कि जो गैंग होते हैं, जो उनमें मिट्टी, धूल, रेत वगैरह लगी होती हैं, उनको क्या किया जाता है कि उनको फिजिकली, यानी छेनी, हथौड़े वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा उसे निकालने की पूरी कोशिश की जाती है, और फिर तथा वह रासायनिक गुणधर्म, यानी जो रासायनिक प्रक्रिया है, जो केमिकली है, जो केमिकल के द्वारा हो, यानी ठीक है, यानी जो लैबली, यानी कहने का अर्थात कि जो लैब के द्वारा, यानी जो केमिकल्स हैं उनके गुणधर्मों द्वारा क्या किया जाता है, आधारित किया जाता है, तकनीकी द्वारा, मतलब जो रासायनिक तकनीकी है उनके द्वारा क्या किया जाता है, गैंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। यानी गैंग को हटाने के लिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, गैंग को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक सीधी सी बात है, फिजिकली यानी अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की तकनीकी के आधार पर विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भौतिक है, जो भौतिकी और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, यानी फिजिकली और केमिकली, यानी कहने का अर्थात रासायनिक भी जरूरी है, ठीक है, तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए गैंग को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए नीचे पढ़ते हैं क्या दिया है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, यानी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, देखिए उनका निष्कर्षण क्या है। चलिए चलिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, ये अगला पॉइंट है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उनमें क्या होता है कि नीचे आने वाली जो धातुएं हैं वो क्या होती है, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनाबार, जिसे मरकरी सल्फाइड कहते हैं। देखिए सिनाबार, ये जो सिनाबार है क्या है, HgS, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। पारे का एक प्रमुख अयस्क क्या है, सिनाबार यानी मरकरी सल्फाइड। चल अगला दिया है, आई होप ये ठीक तरीके से दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये इसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है,
चलिए देखिए, ये निस्तापन, निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्पात कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है, सीमित वायु, ठीक है, सीमित यानी जो लिमिट है वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। जो ये ऑक्साइड में यानी जो ये कार्बोनेट अयस्क है उसको सीमित वायु में गर्म करने पर, देखिए वायु में अधिक ताप पर, यानी जो कार्बोनेट अयस्क है उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये जो ऑक्साइड में परिवर्तित जो बदल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पर ZnCO3 का जब केमिकल रिएक्शन कराएगा तो ZnO प्लस ZnO प्लस CO2, ठीक है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एग्जांपल था ZnO3 यानी ये जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी इसने क्या किया कि जिंक कार्बोनेट था, इसको हमने क्या किया, सीमित यानी लिमिट वायु के अधिक ताप पर हमने क्या किया, गर्म किया। किसे, कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, यानी इसे हमने गर्म किया। जब यह इसे हमने गर्म किया तो गर्म करने के पश्चात यह क्या हो गया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। जो ऑक्साइड में एक्सचेंज, जो कार्बोनेट जो ऑक्साइड में बदला है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन का एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट था, तो जिंक कार्बोनेट को जब हमने सीमित वायु के अधिक ताप पर हमने इसे गर्म किया तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। क्या हो गया, ऑक्साइड निकल गया। यहाँ देखिए बोला है ना, गर्म करने पर क्या हो जाता है, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखें। चलिए अगला दिया है थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट रिएक्शन दिया है, क्या चीज़ है समझते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जों
की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी इट मीन्स कि ये जो थर्मिट अभिक्रिया, जो थर्मिट रिएक्शन है, ये क्या है समझते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को क्या किया जाता है, एल्युमिनियम के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन किया गया, रिएक्शन कराया जाता है। और अभिक्रिया के का उपयोग, यानी जो ये अभिक्रिया हमने जो रिएक्शंस किया है, जो रिएक्शन हमने किया वो क्या हो गया, वो जो हमने रिएक्शन किया उसका उपयोग, रिएक्शन करने से जो प्राप्त हुआ हमें, उसका उपयोग क्या होता है, रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों के दरारों, यानी जो मशीनों की पुर्जों में क्या हो जाता है, दरार आ जाती है, जिसमें फाफे, यानी जैसे ये है, तो इसमें क्या हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। दरारों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अर्थात इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, फेरस, ठीक, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम का जब रिएक्शन कराया गया तो आयरन अलग, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, प्लस के क्या मिल रहा है, उसमें एनर्जी क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, यानी हम जब जो ये थर्मिट अभिक्रिया बोला है हो, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है, 1 या 2 नंबर का बहुविकल्पी में आता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे। जगह जब आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ें हैं, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शंस क्या है, तभी आप क्या कर सकते हो, उस पे टिक लगा सकते हो। तो ध्यान से समझिएगा जरूर कि आयरन ऑक्साइड को, यानी फेरस ऑक्साइड, यानी जो आयरन ऑक्साइड है, इसको क्या किया, Fe2O3 को क्या किया, एल्युमिनियम के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया गया, तो क्या बन गया, फेरस अलग हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। यहाँ पर लिखा है कि फेरस यानी आयरन ऑक्साइड का उपयोग के साथ एल्युमिनियम की जब अभिक्रिया कराई गई, तो जो अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है उसका उपयोग क्या करते हैं, रेल की पटरियों एवं मशीनों के पलपुर्जों के दरारों को भरने या जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। तो दिख ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, दिया है यहाँ पर। अगला टॉपिक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो सक्रियता श्रेणी की उच्चतम जो टॉपम स्थिति है, जो पोजीशन है, उसमें धातुओं का निष्कर्षण क्या है वो देखते हैं। लिखा है, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी ये साफ साफ बोल रहा है कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे उच्चतम ऊपर की स्थिति में जो धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण क्या है कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का ऑक्साइड अपचयन हो जाता है, यानी ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी मेटल्स में उन्हें नहीं परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये धातु जो हैं, क्या किया जाए, इन्हें किस अभिक्रिया यानी किस अपचयन से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो आप बता सकते हो, अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या हो सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को प्राप्त किया जा सकता है।
आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं संक्षारण क्या चीज़ है। पहले चलिए टॉपिक है आज अगला संक्षारण। संक्षारण है क्या वो समझिए। जब कोई धातु अपने आसपास यानी आजू बाजू, ठीक है, यानी चारों दिशा में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है, चारों दिशा में अम्ल, आर्द्रता और नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। यानी बोल रहा है कि जो संक्षारण है क्या चीज़, तो जब कोई धातु के आसपास यानी आजू बाजू चारों तरफ क्या होती है, अम्ल यानी जो खट्टापन, एसिडपन, या फिर आर्द्रता पाई जाती है, या फिर नमी, ठीक है, ऑक्सीजन, हवा आदि के संपर्क में आने से यह क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, तो इन्हें उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अर्थात मीन्स मान लीजिए लोहे की रॉड है, तो इन्हें हम नमी वाले जगहों पे इसे मान लीजिए रख देते हैं। कुछ हफ्ते या कुछ महीनों बाद अगर हम इसे देखेंगे तो इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें संक्षारित होना, यानी संक्षारित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी ये जो अम्ल और आर्द्रता और नमी और ऑक्सीजन के जो संपर्क में आता है और जो ये रिएक्शंस होता है यानी क्या करता है, जो इसमें मूर्छा है, ठीक है, लगता है, क्या होता है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़िए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या फिर नमी या ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो क्या कर देता है, अपने आप संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो संक्षारित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चल आगे देखते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हो सकती है, मतलब संक्षारण की प्रमुख घटनाएं क्या हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि संक्षारण की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हो सकती है, प्रक्रियाएं, ठीक है, कि घटना कौन कौन सी घटित हो सकती हैं संक्षारण की। तो समझिएगा, लिखा है पहले लंबे समय तक, मैंने अभी बताया लोहे की रॉड से एग्जांपल बताया कि ये जगह ये लोहे की क्या है, रॉड है, अगर इसे लंबे समय तक क्या किया जाता है, वायु में रख दिया जाए, यानी खुले स्थानों पर रख दिया, थोड़ी सी नमी भी हो और जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त हो, वहाँ पर हमने क्या कर दे, इसे रख दे, और उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लंबे समय बाद क्या हो जाता है, उसमें भूरे रंग का परत लगना स्टार्ट हो जाता है, परत चढ़ना स्टार्ट हो जाए, यानी यह मूर्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती हैं तथा काली परत चढ़ा लेती हैं, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए खुली वायु है, ठीक है, यानी खुले हवा वातावरण है, वहाँ पर हमने क्या किया, सिल्वर की प्लेट्स, बर्तन, कुछ भी हमने क्या किया, उसमें उसको रख दिया। उसके बाद की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर, यानी वायु में क्या होता है, सल्फर भी मौजूद होता है, तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ा लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काली परत भी चढ़ जाती है, फिर वह काली पड़ जाती है, ठीक है। सिल्वर को अगर ऐसे खुली जगह में रख दिया जाए लंबे समय के लिए, तो वो भी क्या हो जाता है, उसमें सिल्वर या सल्फर का, यानी वायु में उपस्थित सल्फर की परत भी चढ़ जाती है, जिसे हम सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम काली परत भी या फिर काली पड़ जाती है सिल्वर, ठीक है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए देख अगला पॉइंट क्या है। इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया कि जो संक्षारण है कि घटना, यानी जो प्रमुख घटना है उनकी क्या क्या हो सकती है।
चलिए संक्षारण से सुरक्षा पढ़ लेते हैं कि संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं, संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट है संक्षारण से सुरक्षा। जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं उस या ग्रीस लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। दूसरा तो आई होप दिख रहा है, दूसरा तो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है उसे हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कह रहा है संक्षारण से बचने, जो संक्षारण हमने अभी बताया कि संक्षारण क्या है, तो संक्षारण से बचने का उपाय कौन कौन सा हो सकता है, उसकी सुरक्षा क्या क्या हो सकता है कि लोहे में जंग ना लगे और सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड की परत न चढ़े। ठीक है, तो देखिए, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए, यानी जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पेंट या फिर ग्रीस का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है और ऐसी कोई प्रक्रिया भी होती है जिनसे जंग को लगने से लोहे पर बचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमियम लेपन द्वारा, यानी क्रोमियम का क्या किया जाता है, लेप लगा दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है। एनोडीकरण द्वारा, यानी जो एनोडीकरण होता है उसके द्वारा मिश्रित धातु बनाकर, यानी मिश्र धातु बनाकर, ठीक है, मिश्र धातु या मिक्स्ड मेटल बनाकर। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यश दलेपन, ठीक है, यश दलेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यश दलेपन कहते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, उस पर जस्ते या जिंक की परत को क्या करने देनी चाहिए, परत क्या कर देनी चाहिए, चढ़ा देनी चाहिए। इस जो ये परत चढ़ाने जस्ते और जो जो जस्ते और ये जो जिंक का जो परत चढ़ाने की विधि, यानी जो हम चढ़ा रहे जो प्रक्रिया है, इस विधि को क्या कहते हैं हम, यश दलेपन विधि कहते हैं या फिर यश दलेपन कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, क्या लिखा है वह समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है, चौथा नंबर, 4 पॉइंट थे। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, यानी जो लोहा है उसके साथ कोई और पदार्थ मिला जाए, मिक्स करके क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, पदार्थ के गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, तब परिवर्तित हो जाते हैं। अगर लोहे में कुछ भी अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसका गुणधर्म भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, मेटल या नॉन मेटल हो सकता है। अब मिश्रित धातु, मिक्स्ड मेटल, ये समझते हैं क्या है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, इसे पॉइंट में समान, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं।
चलिए ये टेबल बना हुआ है नीचे की तरफ, उसको हम समझते हैं और देखते हैं, तो समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से। चलिए ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है जल्दी है, आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कल हम इस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमको सॉल्व कराना है इस चैप्टर से। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, अंत तक वीडियो ज़रूर देखा करें, आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए मिश्र धातु, अवयव और उपयोग, जैसे पीतल है, कॉपर, जिंक, बर्तन बनाने और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। कांसा, कॉपर, हाँ कांसा यानी कांसा की बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सोल्डर, पीढ़ी, लेड, एसान, विद्युत तारों की बेल्डिंग, यानी विद्युत तार, जो विद्युत यानी जो करंट्स के क्या होते हैं, तार होते हैं, वायर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बेल्डिंग किया जाता है। अब नीचे देखिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा है शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध जो गोल्ड होता है उसको क्या कहते हैं, 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, यानी जो गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है, नर्म होता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा। ठीक है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। यानी अगर ये नॉर्मल होगा, यानी कहने का था कि ये नरम होगा, तो जब इसकी आभूषण बनाए जाएंगे तो आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये तो चला जाएगा, तो फिर तो खराब हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा एवं चांदी मिलाए जाते हैं। यानी इसे कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें चांदी और तांबे को मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, 24 कैरेट के नहीं। भारत में अधिकतम यानी अधिकांश यानी अधिकतम कितने कैरेट के, 22 कैरेट के सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में 22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा होता है। 24 कैरेट तो होता है, लेकिन 24 कैरेट अगर रहेगा तो गोल्ड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, थोड़ा नरम होगा, नर्म टाइप का होगा। अब उसी को कठोरता प्रदान करने के लिए तांबा और चांदी को मिलाया जाता है, ताकि क्या हो, सोना कठोर हो जाए थोड़ा सा। और उसी में भारत में अधिकांश 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं, न कि 24 कैरेट के, जिसमें से 22 कैरेट यानी 22 भाग क्या होता है, सोने का होता है, तो 2 भाग किसका होता है, चांदी या तांबे का होता है। ठीक है, जय माता दी, यहाँ पर लिखा हुआ है जय माता दी। और आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है पीजी क्लासेस में। तो आप सब जुड़े रहिए पीजी क्लासेस से, और इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि इसमें ये नोट्स आप पढ़ करके अच्छे से एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लाए, ताकि आपको बेटर फील हो कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर क्वेश्चंस के साथ। मुलाकात होगी आपकी कल। नमस्ते, धन्यवाद।